नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स एजुकेशन में। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमें उस एग्ज़ाम का सिलेबस अच्छे से पता हो और उस एग्ज़ाम के प्रश्न पूछने का पैटर्न पता हो। ये हम तभी जान पाएंगे जब हम उस एग्ज़ाम की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का विधिवत अध्ययन कर लें। दोस्तों, यहाँ हम लोग यूपी टेट की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यूपी टेट की परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 30 प्रश्न शिक्षा शास्त्र एवं बाल विकास से, 30 प्रश्न हिंदी भाषा से, 30 प्रश्न संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू में से किसी एक से, 30 प्रश्न गणित से तथा 30 प्रश्न पर्यावरण अध्ययन से पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है तथा इसमें किसी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं होती है। आज हम लोग यूपी टेट 2011 की परीक्षा में पर्यावरण अध्ययन से पूछे गए 30 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्रस लवण, हाइड्रोफिलिक लवण, हाइड्रोफोबिक लवण। इसका पहला ऑप्शन सही है, ए हाइग्रोस्कोपिक लवण, क्योंकि ये जल के अणुओं को अपनी ओर आकर्षित कर उन्हें अवशोषित कर लेता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्राप्त के लिए प्रयुक्त पद है? क्रोड संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, अपस्थानीय संरक्षण, परिधीय संरक्षण। तो ये 2 प्रकार का होता है, स्वस्थानीय संरक्षण और अपस्थानीय संरक्षण। जब जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक अधिवासों में संरक्षण प्रदान किया जाता है तब उसे स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। जब जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से निकाल कर अलग कहीं संरक्षण प्रदान किया जाता है तब उसे अपस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण प्रदान किया जाए, इसलिए यहाँ पर स्वस्थानीय संरक्षण होगा। बी ऑप्शन सही होगा, स्वस्थानीय संरक्षण। अगला प्रश्न है, समुद्रिक कच्छप में को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वह 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? केनेप्स रिडले, आलू रिडले, लॉगरहेड रिडले और फ्लैट बैक रिडले। तो समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या आलू रिडले की पाई जाती है। सी ऑप्शन सही है, आलू रिडले। अगला प्रश्न है, विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न से कौन एक कारक है? वाहनों से निकली गैसें, पेड़ पौधे से निकली गैसें, भट्टियों से निकली गर्म हवा, रसोई गैस। देखिए, वाहनों से निकलने वाली नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये विश्व ऊष्मायन के लिए सबसे अधिक प्रभावी होती हैं, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा, वाहनों से निकली हुई गैसें। अगला प्रश्न है, धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? बिटुमिन, मेटालाइट, बॉक्साइड, अयस्क। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, अयस्क, क्योंकि अयस्क से ही विभिन्न प्रकार की धातुएं प्राप्त की जाती हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वह अवशोषण करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। अगला प्रश्न, भूकंप मापा जाता है? भूकंप किस में मापा जाता है? बुफेट पैमाने पे, न्यूटन में, डेसिबल में, रिएक्टर पैमाने पे। तो भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पे मापी जाती है। एक यंत्र होता है सिस्मोग्राफ, जिसमें रिएक्टर पैमाना लगा होता है, उसमें भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इसका डी ऑप्शन सही होगा, रिएक्टर पैमाने में। अगला प्रश्न, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है? ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो महासागरों में जल स्तर वृद्धि का प्रमुख कारण है ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से ध्रुवीय प्रदेशों की बर्फ पिघलती है और महासागरों में जल स्तर वृद्धि होती है। तो ए ऑप्शन से होगा, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। अगला प्रश्न है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है? तो वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 है। डी ऑप्शन सही होगा, SO2।
अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों द्वारा, जंतुओं द्वारा, मछलियों द्वारा या सूर्य के प्रकाश द्वारा? तो वृक्षों द्वारा हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं, क्योंकि जितनी अधिक संख्या में वृक्ष होंगे उतने ज़्यादा ऑक्सीजन मुक्त होगी और हमारी वायु शुद्ध होगी। इसका ए ऑप्शन सही होगा, वृक्षों द्वारा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। अगला प्रश्न है, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो देखिए, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को समताप मंडल में स्थित ओजोन परत या ओजोन स्तर के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे वह किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंचती है और हमारी सुरक्षा होती है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, ओजोन स्तर। ओजोन स्तर सूर्य से आने वाली किरणों से हमारी रक्षा करती है। अगला प्रश्न है, किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करते हैं। तो किसी जगह फ्लोरा और फना पेड़ पौधों और जंतुओं को सूचित करते हैं। इसका ए ऑप्शन सही होगा, पेड़ पौधों और जंतुओं को। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तालाब। बी ऑप्शन सही होगा, पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण तालाब है। और एक प्रश्न पूछा जाता है, सबसे बड़ा और स्थायी पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? तो वो समुद्र हो जाएगा। वो भी प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न, कौन जीवी कारक नहीं है? पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, जंतु, प्रस्तर। देखिए, पेड़ पौधों में जीवन पाया जाता है, सूक्ष्म जीव इसमें भी जीवन पाया जाता है, जंतुओं में भी जीवन पाया जाता है, प्रस्तर यानी पत्थर में जीवन नहीं पाया जाता। ये एक अजीब ही कारक है। डी ऑप्शन सही होगा, प्रस्तर। अगला प्रश्न, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो हम सभी जानते हैं अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? स्थल मंडल में। अधिकतर पेड़ पौधे स्थल मंडल में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं? पैरासाइट, स्कैवेंजर, डिकम्पोजर, ओमनिवोर। तो अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को स्कैवेंजर कहा जाता है। इसका सी ऑप्शन सही होगा, स्कैवेंजर। अगला प्रश्न, सीएनजी संक्षिप्त रूप है? क्लीन नेचुरल गैस का, कंप्रेस नेचुरल गैस का, कार्बोनाइल नेचुरल गैस का, कार्बोरेटेड नेचुरल गैस। तो देखिए, सीएनजी कंप्रेस का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी बी ऑप्शन से होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो सीएनजी है ये वाहनों में प्रयोग की जाती है। और ऐसे होती है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो रसोई घर में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। देखिए, वायुमंडल में उपस्थित विदूषक गैसों के द्वारा सूर्य से आने वाले प्रकाश को अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर अधिक हो जाता है और वैश्विक ऊष्मायन उत्पन्न होता है। इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा, वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न है, महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है जो है लगभग। तो महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है जो लगभग 3/4 भाग है। कितने भाग पर है? 3/4। ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है सिलिका का, कैल्शियम कार्बोनेट का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का। इसका सी ऑप्शन सही होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में होता है। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, उपरोक्त सभी। तो देखिए, इसमें सभी वायु प्रदूषक हैं। धुआं कुहासा भी वायु प्रदूषण का कारण बनता है, वाहनों से निकलनी गैस भी वायु प्रदूषित करती है, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से भी वायु प्रदूषण होता है। इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है? कागज के थैले को, नायलॉन के थैले को, प्लास्टिक के थैले को या चमड़े के थैले को? इसका बी ऑप्शन सही होगा, प्लास्टिक के थैले को, क्योंकि प्लास्टिक से बने उत्पाद आसानी से नष्ट नहीं होते हैं और काफ़ी समय तक हमारी पृथ्वी पर बने रहते हैं, जो काफ़ी प्रदूषण का कारण होते हैं। इसलिए प्लास्टिक के थैले पर बैन लगाया जाता है। बी ऑप्शन सही हो, प्लास्टिक के थैले।
अगला प्रश्न है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग 44%, 40%, 23%, 21%। देखिए, हवा में ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है तथा अन्य छोटी गैसें पाई जाती हैं। इसलिए इसका डी ऑप्शन से होगा 21%। अगला प्रश्न, परम तापमान पैमाना कौन सा है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये सभी। तो परम तापमान पैमाना केल्विन को कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन सही होगा, केल्विन। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा, आरसों द्वारा। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो सभी हरे पौधों द्वारा संचालित होती है, ना कि सभी पौधों द्वारा। अगला प्रश्न, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है फ़ॉन में, डेसिबल में, डेसी में, डेसिमल में। तो ध्वनि प्रदूषण जो है वो डेसिबल में मापा जाता है, सी ऑप्शन सही होगा, डेसिबल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? इसका सही ऑप्शन है डी, यूनाइटेड नेशन। ये संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। ए ऑप्शन WWF, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, इसका फुल फॉर्म एक बार पूछा गया है। ये लुप्त प्राय जीव जंतुओं से संबंधित है। पेटा, ये भी लुप्त प्राय जीव जंतुओं से संबंधित है। और WHO, ये स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, यूनाइटेड नेशन। अगला प्रश्न है, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या ये सभी? देखिए, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से सर्वप्रथम तो मृदा प्रदूषित होती है, लेकिन वर्षा के जल के साथ वो जल में घुलकर बह जाता है और जल प्रदूषण का कारण बनता है। इसलिए सर्वाधिक जो प्रदूषित होता है कीटनाशकों से, वो जल प्रदूषण होता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सी होगा, जल प्रदूषण। कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से सर्वाधिक जल प्रदूषित होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज, धातु, कपड़ा, प्लास्टिक। तो इसका डी ऑप्शन सी होगा, प्लास्टिक पर्यावरण। तो ये थे यूपी टेट 2011 की परीक्षा में पर्यावरण से पूछे गए 30 प्रश्न। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।